अस्सलाम वालेकुम। अगले क्लास में भाई वेलकम है फिर से तुम लोगों का। और इस क्लास से हमें बॉयल्स लॉ जो है उस पर बात करनी है। बेसिकली गैस लॉज का ये जो है आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है। गैस लॉज क्या है? देखो, कोई भी गैस होती है ना, उसका एक वॉल्यूम होता है, ठीक है। ऑल दो वो वॉल्यूम स्पेसिफिक नहीं होता, जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही जो है गैस का वॉल्यूम होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर एक कोई गैस है, एक गैस का 1 मोल है, वो इस छोटे से कंटेनर में है, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो इसी कंटेनर का वॉल्यूम होगा। मानो ये जो कंटेनर है ये 1 लीटर का है, ये कंटेनर 1 लीटर का है, तो वही 1 लीटर उसी 1 मोल गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है। कंटेनर चेंज कर दो, बड़ा कंटेनर ले लो, मानो ये कोई 5 लीटर का कंटेनर है, 5 dm³ का, वही गैस सारी यहां पर ट्रांसफर कर दो, तो इसी कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही उसी गैस का वॉल्यूम होगा। यानी उस गैस का वॉल्यूम फिर 5 लीटर कहलाएगा। पहले जो था उसी गैस का वॉल्यूम, उतनी अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम 1 लीटर था, बाद में सिर्फ कंटेनर चेंज करने पर उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। ऐसा इसलिए होता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स तमाम अवेलेबल स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। उनको जितनी स्पेस दो वो उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं, वही जो स्पेस होती है वो उनका वॉल्यूम होता है। क्लियर? अच्छा, ये जो गैस का वॉल्यूम है, गैस का वॉल्यूम एक उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल स्पेस या दे ऑक्यूपाई ऑल द अवेलेबल वॉल्यूम। तो ये जो वॉल्यूम है ये एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल कंडीशंस जैसे प्रेशर, जैसे टेम्परेचर, इन पर डिपेंड करता है। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे, मिसाल के तौर पर इस कंटेनर में कोई गैस है, इस कंटेनर में कोई गैस है और ऊपर आपने पिस्टन लगा रखा है, ऊपर आपने पिस्टन लगा रखा है, यहां पर जो गैस का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है। आपने प्रेशर डबल कर दिया तो वॉल्यूम घट करके आधा हो जाएगा, हाफ लीटर रह जाएगा, हाफ dm³ रह जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर बढ़ाने से गैस का वॉल्यूम कम होता है। लाइकवाइज अगर इसका वॉल्यूम अभी हाफ लीटर है, आपने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसे हीट करना स्टार्ट किया, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर डबल करने पर गैस का वॉल्यूम डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से एक्सटर्नल कंडीशंस पर जो गैस का वॉल्यूम है इस पर भी डिपेंड करता है। गैस का वॉल्यूम किस तरह से एक्सटर्नल कंडीशंस पर डिपेंड करता है, किस तरीके से ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, किस तरीके से ये प्रेशर पर डिपेंड करता है। प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। इन स्टेटमेंट्स का नाम और इनकी मैथमेटिकल फॉर्म्स का नाम ही है गैस लॉज। गैस लॉज सिर्फ और सिर्फ ये वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनका रिलेशनशिप नहीं है, बल्कि वॉल्यूम के नंबर ऑफ मोल्स के साथ भी रिलेशनशिप होता है, जो एक और लॉ जिसे एवोगैड्रोस लॉ बोलते हैं उसमें स्टडी करेंगे हम। इसी तरीके से और भी गैस लॉज होते हैं, जैसे जॉन डाल्टन का लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा। इसी तरीके से थॉमस ग्राहम का लॉ है ऑफ गैसेस डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, वो भी आगे पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के 5 गैस लॉज है अपने पास पढ़ने के लिए। एक रॉबर्ट बॉयल का लॉ जो आज हम पढ़ेंगे, एक आपका जे चार्ल्स का लॉ उसको पढ़ेंगे, अमेंडो एवोगैड्रोस का लॉ, जॉन डाल्टन का लॉ और थॉमस ग्राहम का लॉ। ये 5 लॉज हमें एक एक करके पढ़ने हैं। आज बात होगी बॉयल्स लॉ पर। बॉयल जो था एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, इसका पूरा नाम था रॉबर्ट बॉयल। इसने 1665 में यानी 17th सेंचुरी में इसने अपना ये मशहूर गैस का लॉ दिया और इसने कहा कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी अगर आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस ले लो, मानो 1 मोल गैस ले लिया आपने, उसका प्रेशर आप बढ़ाओ, तो उसका वॉल्यूम कम होगा, लेकिन शर्त यह है कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, टेम्परेचर तब्दील नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब भी टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। टेम्परेचर कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। बेसिकली जो गैसेस जो हैं ये एक बड़ा यूनिफॉर्म सा रिलेशनशिप देती हैं। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया जाए, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स कर दिए जाएं, अमाउंट ऑफ गैस को फिक्स कर दिया जाए, तो उसके बाद जब आप प्रेशर डबल करोगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा। फिर प्रेशर दोबारा डबल करोगे, वॉल्यूम और आधा हो जाएगा, फिर दोबारा डबल करोगे, फिर और आधा हो जाएगा। ये बहुत एक बड़ा मैथमेटिकल सा बड़ा प्यारा सा रिलेशन है। देखो, आप प्रेशर हाफ करते हो, वॉल्यूम डबल हो जाता है, प्रेशर डबल करते हो, वॉल्यूम हाफ हो जाता है। तो इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप का नाम ही बॉयल्स लॉ है।
देखिए बॉयज लॉ की स्टेटमेंट, बॉयल्स का कहना है द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड mass of gas, fixed mass of the gas is inversely proportional to external या फिर अप्लाइड प्रेशर। बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट बॉयल्स लॉ, डिफाइन बॉयल्स लॉ भी पूछता होता है, बात एक ही है, लॉ की डेफिनेशन नहीं होती, लॉ की स्टेटमेंट होती है। तो जब भी आपसे बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन लिखने को बोले, चाहे उसने डिफाइन करके पूछा हो या स्टेट करके पूछा हो, आपने जवाब देना है कि इट इज स्टेटेड एज, ये नहीं लिखना कि इट इज डिफाइंड एज। समझ गए ना? हाँ, कोई खपती बैठा हो तो नंबर काट लेगा। तो द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, यानी गिवन मास ऑफ अ गैस या फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, फिक्स कर दिया, मास ऑफ गैस को फिक्स कर दिया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल या अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, इनमें से कोई लफ्ज आपने लाजमी लिखना है, या तो एक्सटर्नल प्रेशर लिखो या अप्लाइड प्रेशर। बच्चे क्या करते हैं, एक्सटर्नल या अप्लाइड का लफ्ज खा जाते हैं, यूं लिख देते हैं द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये लिख दिया, और जाकर के देखते हैं कि एक नंबर मिला हुआ है। फिर एग्जामिनर को बैठकर कोसते रहते हैं कि भाई हम तो डेफिनेशन ठीक लिखा है, हमें तो सारा साल यही पढ़ाया जाता रहा कि वॉल्यूम और प्रेशर में इनवर्स रिलेशन है, तो अब ये कैसे गलत हो गया? तो भाई तुमने यहां पर कमी छोड़ दी है, एक्सटर्नल या अप्लाइड प्रेशर। क्यों? क्योंकि देखो इंटरनल प्रेशर हो ना, अगर इंटरनल प्रेशर के साथ वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन है। रिपीट करता हूं, सुनो सुनो सुनो, काम की बात बता रहा हूं। इंटरनल प्रेशर जो है गैस मॉलिक्यूल्स का, वो किस वजह से होता है? वो गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्स के साथ कुलियन की वजह से होता है, वॉल्स के साथ कुलियन की वजह से होता है। ये होता है इंटरनल प्रेशर, ये होता है इंटरनल प्रेशर। और जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो यहां पर जो हम पिस्टन लगाते हैं, पिस्टन के ऊपर कोई वेट रखते हैं, वो हमारा लगाया हुआ प्रेशर होता है, वो पिस्टन की वजह से हमारा लगाया हुआ एक्सटर्नल या अप्लाइड प्रेशर होता है, एक्सटर्नल और अप्लाइड प्रेशर होता है। यहां से बाहर से आप प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा। V और P में क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोवाइडेड ये प्रेशर क्या हो? एक्सटर्नल प्रेशर हो। लेकिन अगर इंटरनल प्रेशर है, गैस मॉलिक्यूल अंदर से प्रेशर लगा रहे हैं, अंदर से प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो क्या होगा? ये कंटेनर भी एक्सपेंड करेगा, ये कंटेनर का पिस्टन ऊपर जाएगा। अंदर से बैठकर कोई प्रेशर लगाए तो वो पिस्टन को ऊपर नहीं धकेलेगा, वो नीचे थोड़ी लाएगा, पागल है वो। प्रेशर किस लिए लगा रहा है? इसलिए लगा रहा है कि पिस्टन को ऊपर भेजे, तो पिस्टन क्या चला जाएगा यहां से ऊपर। जब जब अंदर से प्रेशर लगेगा तो अंदर वाले प्रेशर और वॉल्यूम के बीच डायरेक्ट रिलेशन है, प्रोवाइडेड दिस प्रेशर इज इंटरनल। ठीक है ना? तो इस बात का ध्यान रखना है, बॉयल्स लॉ में एक्सटर्नल प्रेशर का जिक्र है, ठीक है, तो यहां पर लाजमी मेंशन होना चाहिए कि एक्सटर्नल प्रेशर या फिर अप्लाइड प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड और एक्सटर्नल प्रेशर। ऐसे देखो प्रोपोर्शनैलिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, P इज इक्वल टू K बाय V, ये कांस्टेंट लग गया। V इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर के मल्टीप्लाई, तो PV is equal to K and K is a constant, तो PV is equal to constant। समझ आ गई बात की? तो यहां से देखो बॉयल्स लॉ की एक और डेफिनेशन निकल आई, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस, द प्रोडक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इंटरनल प्रेशर इज कांस्टेंट। या ज्यादा इसको आसान कर देता हूं, the product of applied pressure and volume at constant temperature for a fixed mass of gas is constant। यहां भी constant temperature का लफ्ज लाजमी लिखना, at constant temperature। तो यहां से डेफिनेशन लिखो, देखो the product of applied pressure या external pressure लाजमी लिखना, the product of applied pressure and volume of a fixed mass of gas at constant temperature
एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कांस्टेंट के। तो ये दो डेफिनेशंस बॉयल्स लॉ की, दोनों डेफिनेशन लिखनी है जब आपसे पूछे स्टेट बॉयल्स लॉ, और ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी करके उसको दिखाना है, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। ध्यान किन किन बातों का रखना है, फिक्स्ड मास का लफ्ज, कांस्टेंट टेम्परेचर का लफ्ज और एक्सटर्नल प्रेशर का लफ्ज, ये मिस नहीं होना चाहिए। सिमिलरली यहां पर भी एक्सटर्नल या अप्लाइड प्रेशर, फिक्स्ड मास, कांस्टेंट टेम्परेचर। बॉयल्स लॉ के जो वेरिएबल्स हैं, बॉयल्स लॉ के जो वेरिएबल्स हैं वो प्रेशर एंड वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन है, ये वेरी होते हैं। जबकि बॉयल्स लॉ के जो कांस्टेंट्स हैं, बॉयल्स लॉ के जो कांस्टेंट्स हैं वो नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रखते होते हैं। समझ आ गई बात की। अगर यहां पर नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट नहीं होंगे तो इस k की वैल्यू डिफरेंट आएगी। अगर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे तो इस k की वैल्यू भी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे जैसे आप टायर में हवा भरते जाते हो वैसे वैसे टायर का वॉल्यूम भी फूलता जाता है, ठीक है ना। तो जब तक यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फिक्स रहेंगे तब तक ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। जब तक यहाँ पर टेम्परेचर फिक्स रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तब तक पीवी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा, वरना तब्दील हो जाएगा, वरना तब्दील हो जाएगा। कैसे तब्दील होगा आगे चलकर देखते हैं। अब बारी है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ की। बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज बॉयल्स लॉ एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो डेफिनेशन, मैथमेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के साथ साथ ग्राफ भी बनाने हैं, ग्राफ भी बनाना सिखाऊंगा कैसे बनते हैं। आइए अब देखते हैं बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मिसाल के तौर पर यहां पर मैंने 3 कंटेनर ले लिए, यहां पर मैंने 3 कंटेनर ले लिए और इस कंटेनर को मैंने मैनोमीटर से भी कनेक्ट कर दिया। मैनोमीटर क्या है? प्रेशर बताने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है। ये देखो यहां पर एक मरकरी लिंब होती है जिससे हमें प्रेशर का पता लगता रहता है। ये 3 कंटेनर मैं ले रहा हूं, ये दूसरा कंटेनर आ गया। लाइकवाइज यहां पर ये तीसरा कंटेनर आ गया। ये तीसरा कंटेनर आ गया। मिसाल के तौर पर इसमें कोई गैस है, इसमें भी 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है, इसमें भी 1 मोल गैस है और इसमें भी क्या है? 1 मोल गैस है। टेम्परेचर इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका भी 25 डिग्री सेल्सियस है। देखो सबसे पहले मैंने टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। यहां पर मैंने पिस्टन लगा रखा है, यहां पर मैंने पिस्टन लगा रखा है। पिस्टन के ऊपर जो फोर्स है, जो प्रेशर है, वो 2 एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर पड़ा है, 2 एटमॉस्फेयर का एक प्रेशर पड़ा है, ठीक है। और इस वक्त जो इसका वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, वो 1 लीटर है, 1 dm क्यूब है। तो देखो यहां पर अगर इसको P1 मान लूं, P1 कितना है? 2 है और V1 कितना है? 1 है। तो P1 V1 कितना आएगा? 2 atm इंटू 1 dm क्यूब। P1 V1 इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 लीटर्स एटमॉस्फेयर। ये देखो ये पीवी का प्रोडक्ट आ गया। अब देखना है नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में पीवी का प्रोडक्ट क्या यही आता है या डिफरेंट आता है। करते ऐसे हैं कि प्रेशर बढ़ा करके देखते हैं, प्रेशर बढ़ा करके देखते हैं। हमने प्रेशर बढ़ाया 2 से बढ़ा करके 4 एटमॉस्फेयर कर दिया। जो वेट हमने यहां पर रखा हुआ था उस जैसा एक और वेट भी यहां पर रख दिया, तो कुल मिलाकर प्रेशर हो गया 4 एटमॉस्फेयर। तो देखने में आया कि पिस्टन नीचे चला गया,
कंटेनर का वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम घट करके आधा रह गया, 1/2 लीटर्स रह गया। तो P2 अपने पास 4 एटमोस्फेयर और V2 हाफ लीटर। तो PV का प्रोडक्ट देखो, P2 V2 इज इक्वल टू 4 एटमोस्फेयर मल्टीप्लाई बाय हाफ लीटर। तो 4 मल्टीप्लाई बाय हाफ, P2 V2 आएगा 2 लीटर्स एटमोस्फेयर। तो देखो P2 V2 का प्रोडक्ट भी वही आया, आ गया वही प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखो, हमने ये जो वॉल्यूम है इसको मजीद बढ़ा दिया, वॉल्यूम को प्रेशर को मजीद बढ़ा दिया। यहां पर पहले 2 था, फिर हमने 4 करके देखा, अब 6 करके देखते हैं 2 से 6 करने पर क्या होता है। हमने प्रेशर को 3 गुना बढ़ा दिया, ठीक है, 2 से 6 कर दिया, 3 गुना बढ़ा दिया। 3 गुना बढ़ाने पर पिस्टन और नीचे चला गया, हमने यहां पर 3 वेट रख दिए, 6 एटमोस्फेयर प्रेशर कर दिया। तो देखो यहां पर जो वॉल्यूम रह गया वो हाफ लीटर रह गया, हाफ लीटर रह गया। और यहां पर अब देखो P3 कितना है, कितना प्रेशर लगा रखा है, 6 एटमोस्फेयर। V3 कितना है, 1/3 लीटर, 1/3 लीटर। तो P3 V3 इज इक्वल टू 6 एटमोस्फेयर इंटू 1/3 लीटर्स। तो P3 V3 इज इक्वल टू 2 लीटर एटमोस्फेयर। ये देखो, ये देखो, अब देखो यहां से पता क्या लगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3। या हम कह सकते हैं ये सब PV के प्रोडक्ट के बराबर हैं और ये सब कांस्टेंट हैं, ये सब कांस्टेंट हैं, जिसको हमने K से डिनोट किया। ठीक है, प्रूव हो गया बॉयल्स लॉ, प्रूव हो गया बॉयल्स लॉ। ये है बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। पहले 2 एटमोस्फेयर पे रखा तो 1 लीटर वॉल्यूम था, डबल कर दिया प्रेशर तो वॉल्यूम हाफ हो गया। ठीक है, प्रेशर 3 गुना किया तो वॉल्यूम 1/3 हो गया, यानी 1/3 हो गया। लेकिन प्रोडक्ट प्रेशर वॉल्यूम का हर बारी कांस्टेंट आया, 2 लीटर एटमोस्फेयर, 2 लीटर एटमोस्फेयर और 2 लीटर एटमोस्फेयर। होप सो समझ आया होगा बॉयल्स लॉ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक एग्जांपल करके दिखाओ, फिर आपसे ग्राफ्स बनवाते हैं। ग्राफ्स आइए, एक एग्जांपल आपकी बुक की ही एग्जांपल है, वो एग्जांपल की स्टेटमेंट मैं इधर लिख देता हूं, सॉल्व आपने करनी है और फिर उसका आंसर चेकआउट करना है। देखिए एग्जांपल आप बुक से देख करके भी लिख सकते हैं, मैं भी इधर लिख देता हूं। स्टेटमेंट है एग्जांपल की, द वॉल्यूम ऑफ अ fixed mass of gas is 10 liters at 2.5 atmosphere. The gas is allowed to expand and its new pressure becomes 2 atmosphere. Find out the new volume. Find out the new volume of gas if temperature is maintained at 273 Kelvin. सॉल्व कीजिए इस एग्जांपल को। आइए सॉल्व करते हैं। पहले रोक करके आप खुद सॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हैं, रोक करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले। अब मैं सॉल्व करवाता हूं। द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज 10 लीटर्स, यानी कह रहा है इनिशियल वॉल्यूम V1 जो है वो कितना है, 10 लीटर्स है, एट 2.5 एटमोस्फेयर, यानी प्रेशर दे रहा है P1 2.5 एटमोस्फेयर। और देखो द गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड एंड इट्स न्यू प्रेशर बिकम्स 2 एटमोस्फेयर, यानी P2 फाइनल प्रेशर 2 एटमोस्फेयर हो गया। हमसे कह रहा है V2 फाइंड करके दो। देखो अभी हमने देखा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, फाइंड क्या करना है, V2। इधर से P2 को उठा करके इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, P1 V1 बाय P2 इज इक्वल टू V2, और V2 इज इक्वल टू P1 V1 बाय P2। वैल्यूज पुट करो, V2 इज इक्वल टू P1 कितना है 10 लीटर्स,
कितना है 10, V1 कितना है, सॉरी P1 जो था वो 2.5, P1 ये रहा 2.5 और V1 10 लीटर्स, P2 2 एटमोसफेयर। इसे सॉल्व करो, 2.5 और 10 मल्टीप्लाई होकर के 25 बाय 2, जवाब आएगा V2 इज इक्वल टू 12.5 लीटर्स। ये देखो इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, सिंपल और सादा न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। क्लियर बात, समझ आ गया बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल कैसे करना है, क्लियर बन जाएगा। अब चलिए ग्राफ्स देखते हैं, बॉयल्स लॉ के ग्राफ्स किए जाएं। अभी मैंने बताया कि बॉयल्स लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड और एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइडेड द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, एक्सटर्नल प्रेशर और वॉल्यूम में इनवर्स रिलेशन है, क्लियर। आइए ग्राफ्स देखते हैं, ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ, ग्राफ्स फॉर बॉयल्स लॉ। देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाती है, ये एक रूल बना हुआ है बस ऐसे ही कि एक्स एक्सिस के अलोंग इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ली जाती है, ठीक है। खैर दुनिया अब इस रूल से तौबा ताइब हो गई है, अब इतना यानी कोई इसका वो नहीं होता कि एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। जैसे मर्जी है वैसे ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। ये पहले चलता था कि एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी, अब बुक में ऐसे ही बनी हुई है तो चलो इसी को चला लेते हैं। एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी प्रेशर ले लेते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट यानी वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम ले लिया। देखा ये क्या, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाओ, यहां पर प्रेशर है मानो 1 2 3 4 5, प्रेशर किस में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, लाजमी मेंशन करना, और वॉल्यूम लीटर्स में होता है, वॉल्यूम लीटर्स में होता है, ठीक है। देखो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम कम होता गया, वॉल्यूम कम होता गया, वॉल्यूम कम होता गया, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते गए वॉल्यूम कम होता गया, वॉल्यूम कम होता गया, वॉल्यूम कम होता गया। ये देखो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ होता है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इस तरह से लिखना ज्यादा बेटर है, ठीक है, इस तरह से लिखना ज्यादा बेटर है। प्रेशर बढ़ाते जाओ, प्रेशर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम घटता जाएगा और इस तरह का ग्राफ आएगा। इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं हाइपरबोला, हाइपरबोला, बुक पर नोट कर लो, हाइपरबोला, दिस इज अ हाइपरबोलिक ग्राफ, क्लियर। इस शेप का नाम हाइपरबोला है, ठीक है। एक पैराबोला भी होता है, पैराबोला इस तरह का होता है, इस तरह का, इसको बोलते हैं पैराबोला, ये हाइपरबोला है, ठीक है। और इस ग्राफ का एक स्पेसिफिक नाम है, इसका नाम है आइसोथर्म, आइसोथर्म, आइसो का मतलब सेम, थर्म फॉर टेम्परेचर, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है, फिक्स रखा हुआ है, तो इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म। क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ इज कॉल्ड एज आइसोथर्म, आइसोथर्म। The P versus V graph of Boyle's law is called as isotherm because it is drawn at constant temperature. Iso means same, therm means temperature. Temperature क्योंकि constant है इसलिए इसको isotherm बोलते हैं। isotherm ऐसा, P इधर, V इधर और ग्राफ ऐसा। This is called hyperbolic isotherm. ये हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है। अच्छा, क्या हो कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा लें, अभी यहां पर तो टेम्परेचर फिक्स है ना, मानो T टेम्परेचर T है, अगर इस टेम्परेचर को बढ़ा करके T2 कर दिया जाए तो फिर क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। यह आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछेगा। अभी यहां पर हमने टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और मान लेते हैं कि यहां पर जो मोल थे वो 1 मोल था, वो 1 मोल था।
अच्छा, अगर हम इस टेम्परेचर को बढ़ा करके 25 डिग्री सेल्सियस कर दें तो फिर क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां पर प्रेशर, यहां पर वॉल्यूम, 0 डिग्री सेल्सियस पर ग्राफ बनाया तो कुछ ऐसा आया, ये T1 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा करके 25 डिग्री सेल्सियस कर देते हो, टेम्परेचर बढ़ा करके 25 डिग्री सेल्सियस कर देते हो तो क्या होगा, ग्राफ की शेप यही आएगी, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। हम कहेंगे कि द ग्राफ हैज मूव्ड फ्रॉम बोथ द एक्सिस, द ग्राफ हैज मूव्ड अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। ग्राफ जो है दोनों एक्सिस से दूर चला गया, एक्सीज बोलते हैं, एक्सीज जो होता है ये प्लूरल होता है, प्लूरल, और एक्सिस जो होता है ये सिंगुलर होता है, ये सिंगुलर होता है। ठीक है, बाय नेम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाई द ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, या आपसे यूं पूछेगा, व्हाई द आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ऐसा होता क्यों है, ये लाइन मेरे ख्याल से सही नहीं बनी। देखो 10 मिनट, हाँ अब ठीक है कुछ, ठीक है ना, हाँ अब ठीक लग रही है। ये देखो, द आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सीज ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर देखो, यहां से हमने अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया था, तो अगर मानो यहां पर टेम्परेचर ये है, यहां पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाकर 25 डिग्री सेल्सियस करोगे तो ये वॉल्यूम एक्सिस से दूर चला जाएगा। क्यों, इसकी रीजन ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, यानी ये लाइन जो है ये स्टार्ट यहां से होगी, यहां से ये लाइन स्टार्ट होगी, वॉल्यूम क्योंकि बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है ना, तो वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से ये आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। ठीक है, आपसे पूछेगा व्हाई आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, या आपसे यूं पूछेगा व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो आप बताओगे कि आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, दिस हैपेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, बार बार आता है। क्लियर, ये ऐसा क्यों हुआ, समझ में आ गई आइसोथर्म क्या होता है। अच्छा, बुक पर एक डेफिनेशन लिखो, एक ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस जो बॉयल्स लॉ को ओबे करे उसे बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। द थर्मोडायनामिक प्रोसेस in which the Boyle's law obeys या the Boyle's law holds, the thermodynamic process in which the Boyle's law holds is called isothermal process, या यूं लिखो, the thermodynamic process which takes place at constant temperature is called an isothermal process। isothermal की दोबारा बात बॉइलिंग पॉइंट वाले टॉपिक में करूंगा चैप्टर 4 में, अभी इसकी डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है ना, आइसोथर्मल की। ठीक, ये एक ग्राफ था बॉयल्स लॉ का। दूसरा ग्राफ देखते हैं, आइए। दूसरा ग्राफ, अभी हमने पहला ग्राफ किस पे बनाया था, फर्स्ट ग्राफ हमने बनाया था P एंड V के दरमियान, दूसरा ग्राफ मुझे बनाना है P एंड 1/V के दरमियान। अब देखो P और V में क्या है, इनवर्सली रिलेशन है, P एंड 1/V में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, कोई पूछे P और V में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, P और 1/V में डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो देखो P और 1/V में ग्राफ बनाते हैं, पहले कैसे बनाया था हमने, P और V में बनाया था ना, तो देखो ग्राफ कैसा आया था, ऐसा आया था, T1 पर ऐसा आया था, T2 पर ऐसा आया था, यानी T2 ग्रेटर देन T1, ऐसा ग्राफ आया था। अब P और 1/V में बनाते हैं, देखिए आइए, यहां पर P, यहां पर 1/V, तो ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा, ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। क्लियर, समझ में आ गया, क्लियर हो गई बात। अब देखो
अगर यहां से मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर यहां से मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कैसे, मिसाल के तौर पर देखो, अगर 2 है तो 2 का जो 1/2 होता है वो कितना होता है, 0.5 होता है। 4 है लेकिन 4 का जो इनवर्स होता है वो 0.25 होता है, 0.25 होता है। प्रेशर बढ़ाने से 1/v क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाने से 1/v बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर घटाने से 1/v घटेगा। लेकिन अगर यही टेम्परेचर के हिसाब से बात की जाए तो आप जानते हो टेम्परेचर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर और 1/v में इनवर्स रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/v घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो 1/v घटेगा। तो ये जो लाइन आएगी वो कहां आएगी, वो इधर आएगी। ये अगर T1 की लाइन है तो ये T2 की लाइन होगी, वो अगर T1 की लाइन है तो ये T2 की लाइन होगी, और T2 ग्रेटर देन T1 होगा। क्लियर। अच्छा, अगर P को उधर भेज दो, 1/v को इधर ले आओ, तो फिर भी ग्राफ बनाया जा सकता है। मैंने बताया किसी भी क्वांटिटी को कहीं भी रखा जा सकता है। देखो P को इधर रख दो, 1/v को इधर रख दो, तो अब ग्राफ बनाओ, कैसा बनेगा। देखो P और 1/v में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाओ, ये T1 पर है, टेम्परेचर बढ़ाओ T1, तो क्या होगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से 1/v क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ेगा। जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब इनवर्स ऑफ वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम जो 1/v है, यानी 1/v डिक्रीज किया टेम्परेचर बढ़ाने से, तो क्या होगी, लाइन 1/v वाले एक्सिस से दूर चली जाएगी, T2। यहां पर T2 ग्रेटर देन T1। समझ आ गई बात की। देखो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर क्या हुआ था, जब टेम्परेचर बढ़ाया, T2 किया टेम्परेचर, तो 1/v से दूर चली गई। यहां पर देखो जब टेम्परेचर बढ़ाया तो देखो 1/v अब एक्स एक्सिस पर है, तो ये लाइन वाई एक्सिस की तरफ चली गई। समझ आई बात की, समझ आई बात की। क्वांटिटी स्विच करने से किस तरीके से लाइन स्विच हो सकती हैं। क्लियर हो गई बात, समझ आ गई, ठीक हो गया। ये बात जहन में रखनी है आपने। अब हमने 2 ग्राफ्स पढ़ लिए हैं, ठीक है, 2 ग्राफ्स हमने पढ़ लिए हैं बॉयल्स लॉ के। अच्छा, ये भी आपसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, हाउ अ ग्राफ इज प्लॉटेड, हाउ अ ग्राफ इज प्लॉटेड, लिख लो, हाउ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। हाउ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड इनवर्स ऑफ वॉल्यूम। तो आप बताना उसे, ये देखो, उसे बताना, देखो भाई ये प्रेशर, ये इनवर्स ऑफ वॉल्यूम, इनवर्स ऑफ वॉल्यूम का क्या यूनिट बनेंगे, dm-3 बनेंगे, dm-3, और प्रेशर के एटमॉस्फेयर। कहना कि P और 1/v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। P और 1/v क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि P और V क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे, इसलिए P और 1/v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन दोनों के दरमियान स्ट्रेट लाइन T1 टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ा करके T2 करोगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्स ऑफ वॉल्यूम कम हो जाएगा, और ये जो लाइन है ये दूर चली जाएगी, किससे, 1/v से, किससे, 1/v से, और प्रेशर एक्सिस के कहां हो जाएगी, करीब हो जाएगी, क्योंकि 1/v यहां पर घट जाएगा, 1/v यहां पर घट जाएगा। देखो जब यहां तक हमने प्रेशर बढ़ाया था, यहां तक हमने प्रेशर बढ़ाया था, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये था। यहां तक बढ़ाया T1 पर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये है। तो देखो टेम्परेचर के बढ़ाने से इनवर्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया है, कम हो गया है। ये T2 है, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ आ गई बात की। ये ऐसे बनेगा। पहला ग्राफ जो हमने बनाया था P और V के बीच में था, P और V के बीच में था। चलो इसको यहां लिख लेते हैं, P और V के बीच में था। ग्राफ कैसा, ऐसा। टेम्परेचर बढ़ाने पर किधर चला गया, ऊपर चला गया। ये T1, ये T2, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ आ गई। तीसरा ग्राफ जो बनाना है मुझे, वो बनाना है PV और V के बीच में। अच्छा बुक में देख लेना, ये तीसरा ग्राफ है ना, उसकी लेबलिंग में थोड़ी सी गलती हुई भी है, तो मैच कर लेना, ठीक है। PV जो है वो लीटर एटमॉस्फेयर इसके यूनिट, और सॉरी V के अगेंस्ट नहीं, P के अगेंस्ट बनाना है, PV अगेंस्ट P के, और प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, इधर प्रेशर और यहां पे PV। PV का प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
तो क्या प्रेशर बढ़ाने से पीवी का प्रोडक्ट बढ़ेगा? आंसर है नहीं। जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखो जैसे मिसाल के तौर पर पहले अपने पास हमने प्रेशर की वैल्यू ली थी 2 और वॉल्यूम की वैल्यू ली थी 1। प्रोडक्ट जो था पीवी वो कितना आ रहा था? 2। जब हमने प्रेशर को बढ़ा करके 4 किया तो ये वॉल्यूम क्या हो गया? हाफ हो गया। प्रोडक्ट कितना आया था? 2। फिर से फिक्स। प्रेशर को बढ़ा करके हमने चेक किया, वॉल्यूम कितना हो गया? हाफ 1/3 हो गया, 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। प्रोडक्ट फिर कितना आया? 2 आया। तो देखो प्रेशर से आप चाहे जितनी मर्जी छेड़खानी कर लो, प्रोडक्ट क्या आएगा? सेम आएगा। यानी पीवी क्या आएगा? कांस्टेंट रहेगा। यानी पीवी जो है चेंज नहीं होगा, पीवी की स्ट्रेट लाइन रहेगी। अच्छा, सवाल ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या पीवी ऊपर नीचे होगा? तो आंसर है कागजों में तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन असल में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो पीवी आप कह सकते हो यहां चला गया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक है, ये T1 ये T2 और T2 इज ग्रेटर देन T1, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जो गैसेस हैं वो आइडियल बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो जाती हैं और ये लाइन जो है बिल्कुल सही लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन। देखो मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं, अगर आप दो टेम्परेचर में कंपैरिजन कर रहे हो, आसान करके बता रहा हूं, बिल्कुल आसान करके सुनो। अगर आप दो टेम्परेचर में कंपैरिजन कर रहे हो, T1 है एक लो टेम्परेचर और T2 है एक हाई टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर गैसेस कैसी होती हैं? नॉन आइडियल होती हैं और हाई टेम्परेचर पर गैसेस आइडियल होती हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आइडियल गैस वो होती हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं होती, नो फोर्सेस, और नॉन आइडियल या रियल गैसेस वो होती हैं जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। और जो बॉयल्ज़ला है वो सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है। जो नॉन आइडियल गैसेस हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं और उनकी जो लाइन है पीवी वर्सेस पी ग्राफ की, वो कभी भी ऐसी स्ट्रेट लाइन नहीं आती होती। वो कैसी आती है? देखो वो ऐसी आती है, इस तरह से आती होती है। पीवी वर्सेस पी की लाइन नॉन आइडियल गैसेस के लिए लो टेम्परेचर पर कैसी आती होती है? इस तरह की आती होती है। वो कभी भी ऐसी लाइन नहीं आती होती। ठीक है, यानी T1 पे जो ग्राफ बनेगा, वो ऐसा बनेगा। और हाई टेम्परेचर पर क्या होता है? क्योंकि गैसेस आइडियल हो जाती हैं। क्यों आइडियल होती है? क्योंकि गैसेस दूर चली जाती हैं। तो T2 पर ऐसा ग्राफ बनता है, T2 ग्रेटर देन T1, इस तरह का ग्राफ बनता है। तो जो टेम्परेचर वाला पंगा है वो पीवी के केस में हम नहीं ले सकते, क्योंकि यहां पर आइडियल नॉन आइडियल बिहेवियर जो है वो सामने आने लग जाता है। हायर टेम्परेचर पर तो स्ट्रेट लाइन बनेगी, लेकिन लो टेम्परेचर पर आप अगर कहो कि टेम्परेचर कम करने पर लाइन जो है ये नीचे चली जाए, इधर आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर कम करने पे क्या होगा? गैसेस जो है नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज करने पर मॉलिक्यूल्स करीब आ जाते हैं, और जब मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहने की वजह से गैसेस का बिहेवियर कैसा हो जाता है? नॉन आइडियल हो जाता है। और नॉन आइडियल गैसेस के लिए बॉयल्ज़ला नहीं होता, उनके लिए जो लाइन है वो इस तरह की लाइन आती है। ठीक है, लाइन खराब हो जाती है, ये हमारे किसी काम की नहीं होती। ठीक है, तो ये लाइन, इससे पंगा लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बुक वाले ने जान छुड़ाने के लिए साफ लिख दिया, उसने ये एक्सप्लेनेशन नहीं दी आइडियल नॉन आइडियल की, उसने फिर आगे चलकर अगले टॉपिक्स में दी है। यहां पर उसने जान छुड़ाने के लिए लिख दिया कि टेम्परेचर के चेंज करने से ये जो लाइन है ये चेंज नहीं होती। साथ उसने रीजन भी दे दी, क्यों? क्योंकि बॉयल्ज़ला सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए है, नॉन आइडियल गैसेस के लिए मैंने बताया लाइन कैसी आती है? ऐसे आती है। ठीक है, तो ये 3-4 ग्राफ जो मैंने आपको पढ़ाए, इनको मैं जल्दी से दोबारा रिवाइज करवा देता हूं आपको, और सवाल भी बता देता हूं। 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट बॉयल्ज़ला में से आते हैं। बॉयल्ज़ला खुद एक लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि स्टेट बॉयल्ज़ला, व्हाट इज बॉयल्ज़ला एंड गिव इट्स एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन तक लिखकर बस नहीं करनी, ग्राफ लाजमी ड्रॉ कर देने हैं, चाहे उसकी एक्सप्लेनेशन ना लिखो क्योंकि बड़ा हो जाएगा। तो 3-4 ग्राफ जो है ये लाजमी ड्रॉ कर देने हैं। पहला ग्राफ कैसा था? पहला ग्राफ ऐसे, P वर्सेस V, यहां पर V, यहां पर P, प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की यूनिट लीटर। ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा, हाइपरबोला, आइसोथर्म बनेगा। ठीक है, दूसरा ग्राफ, प्रेशर एटमॉस्फेयर में इस तरफ, वॉल्यूम्स लीटर में इस तरफ। टेम्परेचर बढ़ाओ, आइसोथर्म क्या होगा? दोनों एक्सिस से दूर चला जाएगा। ये T1, ये T2, where T2 is greater than T1,
ऐसा क्यों होता है? व्हाट हैपेंस टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म व्हेन टेंपरेचर इज इंक्रीज? इंपॉर्टेंट शॉर्ट, आप बताओगे कि ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम बोथ द एक्सिस। दिस हैपेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन टेंपरेचर। दिस हैपेंस ड्यू टू द इंक्रीज इन टेंपरेचर। तीसरा ग्राफ हमने बनाया 1/v और p में 1/v के यूनिट dm-3, p के यूनिट एटमॉस्फेयर, दोनों में रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन, ऐसा, ठीक है। यहां पर देखो 1/v और dm-3 में बनाया, यहां पर p किसमें? एटमॉस्फेयर में, दोनों में रिलेशन ऐसे T1, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v घटेगा, और ये जो लाइन है ये इधर चली जाएगी, अवे फ्रॉम 1/v चली जाएगी। दिस इज T2। अच्छा, और यहां पर PV इसके यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर, और यहां पर P इसके यूनिट एटमॉस्फेयर। तो यहां पर देखो ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर आपसे यूं ग्राफ बनाने के लिए भी बोले PV वर्सेस V ग्राफ बनाओ तो वो भी ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, वेयर V के यूनिट क्या है? लीटर, और इसके यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर ऑटोमेटिकली घट जाएगा, प्रोडक्ट फिर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे। अच्छा, यहां पर मुझे एक और बात करनी है, देखो यहां से देखो, जब आप प्रेशर बढ़ाते हो, जब प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होता जाता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होता जाता है। जब प्रेशर बढ़ाते हो तो 1/v क्या होता है? वो बढ़ता जाता है, 1/v बढ़ता जाता है। प्रेशर बढ़ाने से 1/v बढ़ता है, लेकिन v कम होता है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। दूसरा एक और बात कि प्रेशर कम करते जाओ, देखो प्रेशर कम करते जाओ 1/v भी कम होता जाएगा, प्रेशर कम करते जाओ 1/v कम करता जाएगा, अंटिल प्रेशर जीरो हो जाए, प्रेशर जीरो हो जाए तो 1/v भी क्या हो जाएगा? जीरो। अगर प्रेशर जीरो हो जाए तो 1/v क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो प्रेशर आप कम करोगे ना तो v बहुत बढ़ जाएगा, v बहुत बढ़ जाएगा, v बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो इसका जब 1/v लोगे, 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, ये जीरो आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, समझ गए? इंफिनिटी बस मैंने ऐसे लिख दिया, वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी, तो उसका इनवर्स जो है वो क्लोज टू जीरो आएगा, ठीक है, क्लोज टू जीरो आएगा, ठीक है ना। तो ये थे बॉयल्स लॉ के कुछ ग्राफ्स, और ये जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है बॉयल्स लॉ का। 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट बनते हैं, एक वो कि व्हाई आइसोथर्म मूव्स अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस ऑन इंक्रीजिंग द टेंपरेचर, और दूसरा ये हाउ अ ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड 1/v इज प्लॉटेड, ये ग्राफ बताना है, और बताना है कि टेंपरेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और 1/v कम होता है, जिसकी वजह से ये जो लाइन है वो प्रेशर एक्सिस की तरफ चली जाती है और 1/v से दूर हो जाती है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट। और तीसरा खुद बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन, साथ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देना है, 2 डेफिनेशन और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है ना। तो दैट वाज ऑल अबाउट द बॉयल्स लॉ। इसके 2-3 ग्राफ और भी हैं जो एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछते हैं। तो अभी आप जो है पहली दफा पढ़ रहे हो, क्योंकि तो मैं ज्यादा बोझ नहीं डालना चाह रहा, अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है चार्ल्स लॉ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।